हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू कॉन्कर एडियरी चैनल। ये वीडियो पॉलिटी सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इंडिया एक वास्ट कंट्री है। और इसमें क्या है, देखिए, सेंटर और स्टेट का कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेंटर और स्टेट का एक ही सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेंटर और स्टेट दोनों पावर डिराइव करते हैं। तो दोनों सेंटर और स्टेट का फीचर इसमें दे रखा है, इसीलिए एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और देखिए, ये ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आपका आर्टिकल था? 395 आर्टिकल था। फिर पार्ट कितना था? 22 पार्ट था और शेड्यूल 8 थे। और करेंटली देखिए 470 आपका आर्टिकल हो गया, पार्ट देखो 25 पार्ट हो गया और शेड्यूल 12 शेड्यूल हो गया। और सेकेंड फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो वेरियस सोर्सेज से ड्रॉ किया गया। अंबेडकर जी ने वर्ल्ड का जो अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी करा, उनको पढ़ा। उसके बाद एक वर्ड कहा जाता है रैंसैकिंग। उसमें से जो अच्छे अच्छे फीचर्स है, जो फीचर्स इंडिया के लिए सूट करते हैं, इंडिया के लिए जो सूट होता है जो फीचर्स, वो सारे फीचर्स देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो इसीलिए इसको ड्रॉ किया गया वेरियस सोर्सेज से। और मेन फीचर क्या था कि स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। मैक्सिमम चीज़ इसमें से डायरेक्ट उठाया गया था। तीसरा फीचर देखिए क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस, फेडरल मतलब क्या है? देखिए, फेडरल मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न ऑफ पावर है, बट क्या है, यूनिटरी बायस है। सेंटर को कुछ ज़्यादा पावर दे दिया, लाइक बिग ब्रदर। तो ज़्यादा पावर दिया गया सेंटर को। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंडिया में फेडरल सिस्टम तो है, डिवीज़न ऑफ पावर तो है, बट ये यूनिटरी बायस है। सेंटर की तरफ ज़्यादा पावर है, ज़्यादा झुकाव है सेंटर की तरफ। जो पावर है वो ज़्यादा है सेंटर की तरफ, तो इसीलिए इसको बायस कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ हम फीचर पढ़ लेते हैं जो यूनिटरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स क्या क्या होते हैं हम पहले ये देख लेंगे। टू गवर्नमेंट, इंडिया में तो टू गवर्नमेंट है, एक सेंटर में एक स्टेट में। और दूसरा क्या होता है? डिवीज़न ऑफ पावर। इंडिया में डिवीज़न ऑफ पावर है, आप एक पढ़ेंगे सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट दिया गया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट में जो सेंट्रल लिस्ट में लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया में क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर तो है। और क्या है फेडरल फीचर का? और क्या क्या फीचर्स है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और बाइकैमरलिज्म होगा। देखिए, पार्लियामेंट में दो हाउस है, बाइकैमरलिज्म में 2 हाउस। देखिए, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा है, आपका राज्यसभा है, 2 हाउस है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। तो इसीलिए ये हमारे फेडरल फीचर हो गया। अब यूनिटरी फीचर क्या क्या इंडिया में है? देखिए, इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएस में आपका एक यूएस का सिटीजन होते हो आप, और एक आपका कोई यूएस का जो स्टेट है उसका भी सिटीजन होता हो। लेकिन इंडिया में आप एक इंडियन सिटीजन हो। कोई आप जैसे आप आसाम में रह रहे हो, आसाम की आपको सिटीजनशिप लेने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। वो क्या है? यूनिटरी फीचर है। और क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जो इमरजेंसी लग जाता है तो सारा पावर सेंटर के पास चली जाती है। तो इसीलिए इंडिया में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। और क्या है आपकी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में एक सिंगल स्टेट के लिए और सेंटर के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी आपका एक वो यूनिटरी फीचर हो जाता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, ये पूरा इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देगा तो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा। ये क्या है? आपका इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और क्या है आपकी ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS IPS सेंटर अपॉइंट करता है इनको। IAS IPS को अपॉइंट नहीं सिलेक्ट करता है थ्रू एग्जामिनेशन, और बाद में क्या है, ये स्टेट में आके सर्विस करते हैं। तो इसीलिए ऑल इंडिया सर्विस भी यूनिटरी फीचर हो गया। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न, जब इमरजेंसी लग जाता है किसी स्टेट में, स्टेट इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो, और सारे पावर किसके पास चला जाता है? सेंटर के पास चला जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारी यूनिटरी फीचर्स हो गए। अब तीसरा फीचर क्या है?
रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी रिजिड नहीं है। जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसको अभी तक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ही 7-8 अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत कम अमेंडमेंट हुए हैं, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट करना उसमें बहुत ज़्यादा टफ है। और देखिए, और इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे आप यूके में देखिए, यूके में किसी बंदे को आप बोलेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाइए, वो क्या करेगा, आपको जाके एक लाइब्रेरी में खड़ा कर देगा। और लाइब्रेरी में इतना सारे लॉ, जितना लॉ बने हैं वो सारा इनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इजीली देखिए पार्लियामेंट्री ने लॉ, लेजिस्लेचर क्या है, इजीली इन लॉ को चेंज कर सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन इंडिया में क्या है, इन दोनों का बैलेंस है, इस दोनों का मिक्स है। हमने दोनों का मिक्स लिया है, जो मिडिल बात है उसको हमने अडॉप्ट किया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ बेसिक फीचर है उनको तो अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत करता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। और आपका कुछ जैसे ऑर्डिनरी फीचर्स है, उनको अमेंडमेंट करने के लिए आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। तो ईजी भी है और टफ भी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का आपका बीच का रास्ता अपनाएगा। इतना रिजिड भी नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। तीसरा, पांचवा क्या है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप देखिए ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। यह इसका जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसके लिए, ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है आपको, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। दूसरी चीज़ क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ हम थोड़ा अवेयर थे, ऑलरेडी ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो हम थोड़ा बहुत जानते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो इसीलिए हमने इसको अडोप्ट कर लिया। हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडोप्ट नहीं करा, इस चीज़ को अडोप्ट कर लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। उसके बाद चैटा देखिए, चैटा क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब क्या है, पार्लियामेंट ऑल पावरफुल। तो देखिए यूके में क्या होता है, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यूएसए में देखिए जुडिशरी सुप्रीम है, जुडिशरी कोई सी लॉ को या आपका ये कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सुप्रीमेसी जुडिशरी का है। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंथेसिस है, पार्लियामेंट का भी सोवरेनिटी नहीं है और जुडिशरी का भी सोवरेनिटी नहीं है, दोनों चीज़ का एक बैलेंस रखा गया है इंडिया में। समझ में आया क्या है, अब ये चीज़ बैलेंस रखा गया है दोनों का चीज़ में। तो हमारी क्या है, कभी कभी हमारी जो पार्लियामेंटेरियन है वो लॉ बनाते हैं, जुडिशरी उसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है। और देखिए, और जुडिशरी का जो जज है वो लोग कभी मिसबिहेव करते हैं तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकता है। तो एक बैलेंस बनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। ये वर्ड आप याद रखिए। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, ये चीज़ें। और सेवेंथ फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और कोई जजमेंट देता है तो हाई कोर्ट को उसको मानना पड़ेगा, और हाई कोर्ट कोई जजमेंट देता है उसको मानना पड़ेगा। ये एक चेन, पूरा एक हायरार्की है, तो इनको मानना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेटेड है। और इंडिपेंडेंट भी कैसे है, देखिए जैसे हाई कोर्ट क्या है, आपका ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज अपॉइंट होते हैं वो कोलिजियम सिस्टम करता है, वो कम से कम इंटरफेरेंस होता है उसमें गवर्नमेंट का, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट भी है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है। तो इंडियन जुडिशरी क्या हो गया, इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। ये आपका 7th फीचर हो गया। आपका 8th फीचर क्या है, अब हमारे 8वां फीचर है। 8वां फीचर क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देता है। ये चीज़ वर्ड को डायरेक्ट याद रखिए। और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जस्टिसेबल होता है, ये वर्ड भी डायरेक्ट याद रख लीजिए। आपका फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब क्या है, जस्टिसेबल नहीं होता, नॉन जस्टिसेबल होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होता है। जस्टिसेबल मतलब क्या है, आपका फंडामेंटल राइट और अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये इसीलिए इसको जस्टिसेबल कहा जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करता है। देखिए, और कौन सी पार्ट में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। हम तो अब डिटेल पढ़ेंगे बाद में, यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं।
और ओरिजिनली हमारी 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो एक फंडामेंटल राइट कौन सी है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल नंबर 31, वो उसको अमेंडमेंट कर दिया गया, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 जो फंडामेंटल राइट है फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वलिटी। जैसे देखिए एक कोड याद रखिए, एक कोड से आप इजीली इस चीज़ को मेमोराइज कर लेंगे। 5, 4, 2, 4, 2, 1। देखिए 5 यहाँ पे 14 से लेके 18 के अंदर कितना 5 आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। फिर यहाँ पे 19 से लेकर 22 के अंदर 4 आर्टिकल है। यहाँ पे आपको 23 से 24 तक क्या है, 2 आर्टिकल है। 25 से 28 तक आपके 4 आर्टिकल है। फिर आपकी ये 29 से 30 के अंदर 2 आर्टिकल है, और यहाँ पे आपके 32 एक ही आर्टिकल है। तो ये कोड को याद रखेंगे तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच, इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आपको रेंज बताना पड़ेगा। तो आप ये कोड याद रख लीजिए, 14 याद रखिए और ये कोड याद रख लीजिएगा। राइट टू इक्वलिटी आपका 14 से लेकर 18 के अंदर आता है, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। फिर राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से लेके 22 के अंदर आता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 और 24 के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 के अंदर आता है। फिर कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आपको 29, 30 के अंदर आता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32। जैसे आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब क्या है, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये इटसेल्फ है फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ये तो हम फीचर डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, ये जो डीपीएसपी दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये गवर्नमेंट को गाइड करता है कैसे गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, इन लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रमोट होता है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है ये डीपीएसपी, और गवर्नमेंट को एक गाइड प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करके और लॉ बनाए। ठीक है, ये कौन से पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट 4 में आता है। ये क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये अगर वायलेट करता है गवर्नमेंट तो आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। ये डिटेल बाद में पढ़ेंगे हम, अभी तो एक फीचर्स पढ़ रहे हैं ओवर व्यू। उसके बाद क्या है, कौन सी फीचर है हमारी, ये एक फीचर है। ये देखिए इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटी ओनली सिटीजन के लिए, फॉरेनर के लिए नहीं है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। ये एक सोरेन सिंह कमेटी, एक कमेटी बैठाया गया था इंदिरा गांधी के थ्रू, और इस कमेटी ने सजेस्ट करा था आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए सिटीजन के लिए। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इंदिरा गांधी ने आपका 10 फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकलकेट किया था। ये देखिए, और ये कौन सी पार्ट में आता है, पार्ट 4A में आता है आपका आर्टिकल 51। एक ही आर्टिकल के अंदर आपकी पूरा 10 ये फंडामेंटल ड्यूटी आता है। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। इसको ये क्या कहते हैं, इसको पेरेंट्स को मतलब कहा गया आपको चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ये पेरेंट्स के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी हुआ। और देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी में देखिए एक चीज़ याद रखिए, सोरेन सिंह कमेटी ने आपका राइट टू वोट और राइट टू टैक्स, ये 2 चीज़ भी बोला था सोरेन सिंह कमेटी ने, लेकिन ये 2 चीज़ को गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किया आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। और देखिए उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन सी फीचर है, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट क्या करेगा, इक्वली प्रमोट करेगा ऑल रिलीजन को। तो ये चीज़ इंक्लूसिवली तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। जैसे आर्टिकल नंबर आपके 25 टू आपका ये कौन सी आता है, ये
आपका ये आपका आर्टिकल नंबर 25 से 30 तक ये राइट टू रिलीजन आता है, और आपकी आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 ये सब में भी रिलीजन के रिलेटेड बात हुआ है। तो इसीलिए इंक्लूसिवली तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर था ही, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये सेकुलर वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिए 1976 में इस वर्ड को एक्सक्लूसिवली ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद क्या है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, राइट टू वोट। आपके अगर 18 ईयर्स के ऊपर हो जाएंगे और आपके इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है, तो आप क्या है, आप वोट दे सकते हैं, सब वोट दे सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सब एडल्ट होने के बाद वोट दे सकते हैं। देखिए ये ओरिजिनली हमारी पहले ही हमारे 21 साल था, 21 साल से 18 साल किया गया। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, और इस चीज़ को एनफोर्स किया गया था आपको 1989 में एनफोर्स किया गया था। ये सारे 1989 में एनफोर्स किया गया था इस चीज़ को। इस चीज़ से हुआ हमारी कंट्री में क्या है, 18 ईयर वोटिंग एज 18 ईयर हो गया। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, सिंगल सिटीजन में पहले भी आपको बताया था। यूएस में क्या होता है, यूएस का स्टेट का एक सिटीजनशिप आपको मिलता है और यूएस कंट्री का एक सिटीजनशिप आपको मिलता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ये फीचर आपके हो गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बॉडीज़ दिया गया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, और आपकी ये आपकी और कौन सी है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, और आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब बुलवर्क कहा जाता है इनको। ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंडिपेंडेंट बॉडी हमारी इंडिपेंडेंटली काम करता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, और हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है ये। और उसके बाद क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन कौन सी फीचर है, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न देखिए ये क्या है, हमारी इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए रखा गया। इंडिया का अगर सॉवरेनिटी कभी थ्रेट हो जाए, सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी थ्रेट में आ जाए, तो इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, आपको इमरजेंसी लगा सकती है देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए। ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन है, 352 में मेंशन है नेशनल इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी आपका 356 और 365 356 365 में मेंशन है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको 360 में मेंशन है। ये सब चीज़ें अब याद रखिए। उसके बाद डिटेल हम इमरजेंसी पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और एक क्या फीचर है, 3 टायर गवर्नमेंट। नॉर्मली देखिए जितने डेमोक्रेसी है उनमें 2 टायर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया में क्या है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी है, 3 टायर गवर्नमेंट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। देखिए ये डायरेक्टली पूछा था कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये म्यूनिसिपैलिटी पंचायत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसके थ्रू हमने पंचायत को ऐड किया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसके थ्रू हमने इसको म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। और देखिए इसमें कौन सी पार्ट में ये 9th पार्ट में होता है, ये 9th ए में होता है। ये म्यूनिसिपैलिटी 9th ए पार्ट में है, ये 11th शेड्यूल में है आपकी, ये 12th शेड्यूल में है। चीज़ को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और देखिए ये कहाँ से इसकी जो कौन सी जगह से इन्फ्लुएंस होता है। गांधी का एक डीपीएसपी था, गांधीयन डीपीएसपी कहा जाता है उसको, गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है। वो गांधीयन प्रिंसिपल के आर्टिकल 40 में कहा गया, क्या कहा गया, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। इस आर्टिकल से इन्फ्लुएंस होकर 3 टायर गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया गया। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकलकेट किया गया। तो इसके थ्रू देखिए एक फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, आर्टिकल 19 को डाला गया, और 43B
43B आपका DPSP का एक आर्टिकल डाला गया है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड बात किया गया। और पार्ट कौन सी आपको पूछ सकता है, पार्ट 9B इसके किसके रिलेटेड बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड बात करता है। ये देखिए इतना, ये सब सारे फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक फीचर में एक चीज़ पढ़ा था, ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया गया वेरियस सोर्सेस से वेरियस कंट्री से ड्रॉ किया गया। तो इन चीज़ को कौन सी कंट्री से, कौन सी एक्ट से क्या चीज़ लिया गया है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप याद कर लीजिए इन चीज़ों को, बार बार रिवाइज़ करिए, 3-4 बार आप वीडियो को देखिए, बार बार रिवाइज़ करिए, इनको नोट्स बनाइए, आपको याद हो जाएगा। एक बार में तो याद नहीं होने वाला, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से क्या क्या लिया गया, फेडरल स्कीम, जो डिवीज़न ऑफ पावर है ना, सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो डिवीज़न ऑफ पावर है, ये फेडरल स्कीम को लिया गया। कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ 1935 से और क्या लिया गया, गवर्नर ऑफिस को लिया गया। जुडिशरी लिया गया हमारे गवर्नमेंट ऑफ 1935 से। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है UPSC या स्टेट BCS वगैरह, इसको लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। इमरजेंसी प्रोविज़न, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे है इमरजेंसी प्रोविज़न। और आपको दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हम कहाँ से लिए हैं, YMR कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिए हैं। तो इमरजेंसी प्रोविज़न अगर आपको पूछता है कहाँ से लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने लिए हैं। और आपको पूछता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो आप कहाँ से बोलेंगे, वो जर्मनी का YMR कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये चीज़ अब कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितना डिटेल्स है, वो सारा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब देखिए हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम चीज़ें हमने लिए, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करा। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया, ब्रिटेन से डायरेक्ट आता है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए हमने, ब्रिटेन से लिए। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए हैं। और देखिए कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कैबिनेट सिस्टम हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह ये सब कहाँ से लिए, हमने ब्रिटेन से लिए। बाइकैमरलिज्म भी हमने ब्रिटेन से लिए। रिट्स जो होता है, एबिस्कॉर्पस मेंटेबस, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, ये सब सारे हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद USA से क्या क्या चीज़ें हमने लिए हैं, देखिए USA से हमने फंडामेंटल राइट लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने कहाँ से लिए है, USA का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, USA का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिए हैं, हमने USA से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ये कॉन्सेप्ट को भी हमने कहाँ से लिए हैं, USA का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को भी हमने कहाँ से लिए हैं, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए हैं, DPSP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DPSP कहाँ से लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या लिए हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन का जो मेथड है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड है, उन्हें कहाँ से लिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, उनको हमने, ये फीचर को हमने कहाँ से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिए हैं, देखिए कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब डिवीज़न ऑफ पावर तो है, लेकिन क्या रहेगा वहाँ पे, सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस चीज़ को हमने कहाँ से लिए, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। बेस्टेड रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, मतलब 3 लिस्ट होता है, देखिए सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और एक होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब जो नए सब्जेक्ट आया है, जैसे AI रिलेटेड सब्जेक्ट, ये नई जो चीज़ें आए हैं, इन चीज़ को कहा जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। वो आपकी कहाँ पे जाता है, USA में देखिए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो होता है वो स्टेट के पास जाता है, लेकिन इंडिया में क्या है, सेंटर के पास जाता है। और कनाडा में भी वो चीज़ सेंटर के पास जाता है। तो इंडिया ने इस चीज़ को कहाँ से लिए हैं, ये कनाडा से लिए हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर,
आजकल जैसे गवर्नर को लेकर लड़ाई चलता रहता है, तो गवर्नर को जो अपॉइंट करता है सेंटर, वो कौन सी फीचर कौन सी कंट्री से लिए हैं हमने, ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को या किसी चीज़ में, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को भी कहाँ से लिया गया, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एल से हम याद रख लेंगे लिस्ट, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। और जॉइंट सीटिंग और देखिए एस से याद रख लीजिएगा सीटिंग, तो जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इस चीज़ को हम आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीज़ ली है। और देखिए आप वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मैंने पहले ही आपको बताया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसको हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। अगर आपको पूछता है प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने प्रोविज़न लिए हैं। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिए है। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूएसएसआर करंट रशिया, इसमें से हमने क्या लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लीजिएगा यूएसएसआर से। और आइडिया ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, ये यूएसएसआर से लिए, रशिया से लिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक मतलब क्या था, देखिए यूके में जो होता है उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडिटरी होता है। जैसे मतलब अभी जो किंग है, किंग मरने के बाद उस फैमिली से ही कोई दूसरा किंग या कोई नया आएगा। इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको इलेक्ट किया जाता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है रिपब्लिक। तो इंडिया इसीलिए एक रिपब्लिक है। और ब्रिटेन एक मोनार्क है क्योंकि उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक हेरिडिटी के लिए अपना पोजीशन को पाता है, इसीलिए। और आइडिया हमने और क्या क्या आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये तीनों आइडिया को हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच से लिए, फ्रेंच से, और या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कह सकते हैं, हमने ये तीनों आइडिया के लिए है। और साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीज़ लिए हैं, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है उस चीज़ को हमने कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर का जो इलेक्शन होता है, इस चीज़ को भी हमने कहाँ से लिए हैं, ये साउथ अफ्रीका से लिए हैं। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिए हैं, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं सब बता चुका हूँ यहाँ पे। हमने रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए हैं, रूल ऑफ लॉ हमने लिए हैं यूके से, ब्रिटेन से। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिए हैं, जापान से लिए हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिए, बताइए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। ये चीज़ याद रख लिया, डायरेक्ट आपको मतलब ये मिलाने के लिए पूछ सकता है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है, मैं बार बार कह चुका हूँ, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को कहा जाता है। फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को कहा जाता है, देखिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कहा जाता है फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिया कहाँ से गया है, यूएसए से लिया गया है क्या, फंडामेंटल राइट। और आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, आपकी डीपीएसपी को लिया गया। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल कर रही थी, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑल। तो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो, we will meet in the next video. जय हिंद।